अब चुनाव खत्म हो गए, अगले 5 साल तक, कम से कम 2024 तक अब सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। अब उसको ज़रूरत नहीं है देखने की कि मैं मतदाताओं का क्या होगा या गरीबों का क्या होगा। हर चीज़ महंगी होगी, महंगाई और कई गुना बढ़ेगी। जो फ्री का अनाज है वो बंद हो जाएगा। जीएसटी का टैक्स भी 3% बढ़ता है। ये जो मार पड़ेगी ये पड़ेगी उन तमाम लोगों को जो ये सोच रहे थे कि क्रूड की कीमतें बढ़ने के बाद भी हमारी भारत सरकार कितनी महान है कि जो हमको बचाने के लिए अभी तक कीमतें बढ़ा नहीं रही है। अभी महंगाई बाप बाप करवा रही है। आने वाले समय में महंगाई का आलम क्या होगा? जैसी जैसी गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसी कीमतें बढ़ेगी। यदि पेट्रोल और डीजल के भाव 10-10, 12-12 रुपये बढ़ते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो कितना लंबा होता है ये आपने देख लिया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जैसे मतदान खत्म हो गया, 75 दिनों में 41 बार भाव बढ़े और सरकार ने जो इतने दिनों तक चुप बैठे थे वो हाथ पूरे खोल दिए। जीएसटी का सबसे छोटा स्लैब जो है वो 8% होगा। इसका मतलब 3% की जीएसटी के टैक्स में बढ़ोतरी हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है। आज हम तोलेंगे अपनी खुद की किस्मत को। चुनाव हो गए, 5 राज्यों के चुनाव का बुखार उतर गया है। नतीजे भी आ जाएंगे। जिसको सरकार में रहना होगा रहेगा, जिसको जाना होगा जाएगा, जो सरकार बनाएगा बनाएगा। लेकिन क्या हमारी और आपकी किस्मत बदलने वाली है? मैं क्यों तोड़ रहा हूं अपनी किस्मत को? क्योंकि आने वाला समय जो भीषणता दिखा रहा है उससे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभी महंगाई बाप बाप करवा रही है। आने वाले समय में महंगाई का आलम क्या होगा? जैसी जैसी गर्मी बढ़ेगी वैसी वैसी कीमतें बढ़ेगी। एक तरफ सूरज और एक तरफ कीमतें। किसका बस है इस पे? क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकारें शॉक ऑब्जर्वर बनके कहीं जनता की इस पीड़ा को कम करने का प्रयास करेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए। चुनाव था तो जुबानी खर्चा बहुत हुआ था, जुबानी जमा भी बहुत हुआ, घोषणाएं भी बहुत हुई। लेकिन इन तमाम घोषणाओं को लागू करने के लिए चाहिए होता है पैसा, और पैसा है कहाँ? किसी के पास नहीं है। मैं महंगाई पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत पहले भी इस शो पे महंगाई, आने वाली महंगाई के बारे में एक इंडिकेशन दिया था। क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 130 रुपये, $130 पर बैरल हो गया है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूँ। नवंबर 21 में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई थी। महंगाई की मार से रोकने के लिए सरकार ने तय कर लिया कि अब इसके भाव बढ़ेंगे नहीं। कुछ एक्साइज कम कर दी और भाव को वही बैलेंस करने का प्रयास किया। फिर भी पेट्रोल 100 रुपये के पार था। तब क्रूड $81.50 था, $81.50 पर बैरल पर। आज क्रूड 130 गया है और अब चुनाव खत्म हो गए, सरकार के हाथ खुल गए। इसी सप्ताह यदि पेट्रोल डीजल की कीमतें 12 रुपये प्रति लीटर से बढ़ गई और यदि पेट्रोलियम कंपनी ने अपना मार्जिन भी जोड़ा, पुराने लॉस कवर करने के लिए थोड़ा पैसा भी जोड़ा, तो ये 15-16 रुपये भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यदि पेट्रोल और डीजल के भाव 10-10, 12-12 रुपये बढ़ते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो कितना लंबा होता है ये आपने देख लिया। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के पॉकेट पे टेंशन नहीं डालता या पॉकेट का छेद बड़ा नहीं करता जिनके पास गाड़ियाँ हैं। जिनके पास गाड़ी नहीं है लेकिन 2 टाइम की रोटी तो खाता होगा कोई। जो अनाज आप खाते हो, जो सब्जियां आप खाते हो, जो अंडे मांस जो भी आप खाते हो, वो तमाम चीज़ें ट्रांसपोर्ट से आती हैं। और जैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है, सारा लॉजिस्टिक जो है वो गड़बड़ा जाता है, कीमतें बढ़ती है। फिर प्लेन की टिकटें बढ़ेगी, फिर ऑटो की रिक्शा के किराए बढ़ेंगे, टैक्सियों के किराए बढ़ेंगे, बसों की किराए बढ़ेंगे, रेलवे की किराए बढ़ेंगे। ये मार हर जगह है। और जब महंगाई होती है तो फिर साइकिल रिक्शे वाले को भी महंगाई की तकलीफ होती है। फिर वो भी अपना जो भाड़ा लेना होता है सवारी से, उसमें भी बढ़ोतरी करता है, क्योंकि उसे भी तो कहीं से पैसा कमाना होता है। तो आखिर में पैसा जाता किसकी पॉकेट से?
उपभोक्ताओं के, आपके और मेरे। क्या कौन रोक सकता है इसको? क्योंकि 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, और जैसे यूक्रेन ने हमला किया तब क्रूड 100 रुपये पहुँच चुका था, और पिछले 13 दिनों में 31% की बढ़ोतरी हुई। और ये मैं पिछले कई प्रोग्राम्स में लगातार चुनाव के कार्यक्रमों में भी ये इंडिकेट कर रहा था कि मेरे हिसाब से जो कर्व ट्रेडिंग होता है, जो अनऑफिशियल जो ट्रेडिंग होता है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग, जो सट्टा खेलते हैं लोग, उस सट्टा मार्केट में 130 रुपये क्रूड पहले ही पहुंच गया था। मुझे आशंका थी कि सट्टे का कटान नहीं होगा, 130 पे ही क्रूड पहुंच जाएगा, और पहुंच गया। और इसका इकोनॉमिक्स क्या है? जब $1 एक बैरल पे बढ़ता है तो पेट्रोल की कीमत 60 पैसे बढ़ती है। आप जोड़ लीजिए उस अनुपात में कैसा, क्योंकि ये इसका जो इकोनॉमिक्स है, यदि एक बैरल में इतना पेट्रोल आता है, जब उसको क्रूड रिफाइन होता है तो उसके खर्चे, जो पेट्रोल हमारे पास आता है उस पर 60 पैसे बढ़ते हैं $1 बढ़ने पे। तो हम 81 पे थे, अब 130 है। और ये पेट्रोलियम कंपनियां लगातार सरकार की तरफ देख रही थी कि माँ बाप हम मर रहे हैं, कुछ करने दीजिए। लेकिन सरकार कह रही थी कि अभी ठहरिए, अभी हमको गधे को भी बाप बनाना पड़ता है समय आने पे, और हमारा समय है कि हम चुनाव में गए हुए हैं, तो ये सबको हम बाप बना रहे हैं, इनके चरणों में बैठे हैं, तो अब पेट्रोलियम का तड़का मत लगाइएगा। जैसे ही मतदान खत्म हो गया, सरकार के हाथ खुल गए, और फिर अब ये जो मार पड़ेगी, ये पड़ेगी उन तमाम लोगों को जो ये सोच रहे थे कि क्रूड की कीमतें बढ़ने के बाद भी हमारी भारत सरकार कितनी महान है कि जो हमको बचाने के लिए अभी तक कीमतें बढ़ा नहीं रही है। चुनाव के बाद अक्सर ये देखा गया है, बिहार में 2020 में क्रूड ऑयल बढ़ा, और उसके बाद 28 दिनों में, चुनाव के जिस दिन मतदान खत्म हुआ उस दिन के बाद से 28 दिनों में 15 बार लगातार कीमतें बढ़ के सरकार ने वो लेवल मेंटेन किया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जैसे मतदान खत्म हो गया, 75 दिनों में 41 बार भाव बढ़े, और सरकार ने जो इतने दिनों तक चुप बैठे थे वो हाथ पूरे खोल दिए। ये पेट्रोलियम तक ही सीमित नहीं रहता, अब इसकी मार जो है वो 15 रुपये पर किलो के हिसाब से गैस पे भी, रसोई में जो गैस आती है आपकी सिलेंडर, उस पे भी पड़ेगी। मतलब एक सिलेंडर आपको 105-110 रुपये और महंगा होगा, क्योंकि ये जो सिलेंडर बटे हैं फ्री के, इसमें से बहुत सारे सिलेंडर रिफिल ही नहीं होते, क्योंकि तब लोगों को लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा है। अब जब और बढ़ेगा तो क्या होगा, जो लोग भर रहे थे शायद वो भी अब इसको कंडे पे या लकड़ियों पे शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरी एक मार पड़ने वाली है, ये जो प्रधानमंत्री जी की जो पेंडेमिक आया अपने यहाँ, जो आफत आई, जो महामारी आई कोविड की, उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुई, और इस योजना का काम था कि गरीबों के घर में अनाज पहुँचाना। 80 करोड़ लोगों के पास ये अनाज पहुंच रहा था, ऐसा सरकार दावा करती है। सरकार ने पहले दिवाली, फिर होली करते करते ये मार्च 2022 तक देने का तय किया है। मार्च 2022 के बाद ऐसा कोई कारण नहीं कि सरकार ये योजना जारी रखे। इसका मतलब मार्च के बाद अप्रैल की 1 तारीख से ये जो फ्री का अनाज आपके घर आ रहा था ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब कोविड की भी दूसरी लहर, तीसरी लहर सब समाप्त हो गई है, और प्रोटोकॉल के तहत सिवाय मास्क के अब कोई प्रोटोकॉल नहीं रहा। वो मास्क भी आपको लगाना है क्योंकि आपको बचना है कोविड को, लेकिन कोविड करीब करीब समाप्त हो गया है, इसलिए ये योजना भी खत्म हो जाएगी। तो जो फ्री का अनाज आ रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। बाहर का अनाज बहुत महंगा हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल की प्राइस है। इसी के साथ में एक और तड़का लगने वाला है, वो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मैंने जो सुना है, जो चर्चा मेरे पास आई है, जो सूचनाएं मेरे पास आई है,
वो ये बताती है कि सबसे छोटा जो स्लैब है जीएसटी का 5% का, उसे 8% बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब जीएसटी का सबसे छोटा स्लैब जो है वो 8% होगा। इसका मतलब 3% की जीएसटी के टैक्स में बढ़ोतरी होगी। एक और तड़का आपको लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस्मत को क्यों तोड़ रहा हूँ। ये जो आंकड़े कुछ है मेरे पास, अनाज 80 करोड़ बिकने के, क्योंकि हमारे अकरम भाई जो है इस पे ज़रा ज़्यादा नज़र रखते हैं, जो हिंद वॉइस के हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, उनका इस पर खास स्टडी है यूपी में। तो उनके अनुसार यूपी में 1,47,10,000 लोगों को हर महीने अनाज मिल रहा था। पंजाब में 1,41,00,000 लोगों को, उत्तराखंड में 61 लाख लोगों को, मणिपुर में 19 लाख लोगों को और गोवा में 5 लाख लोगों को ये तमाम अनाज फ्री का मिल रहा था, जो अभी बंद होने जा रहा है। तो आप सोचिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ महंगी होगी, महंगाई और कई गुना बढ़ेगी। जो फ्री का अनाज है वो बंद हो जाएगा, जीएसटी का टैक्स भी 3% बढ़ता है तो वो भी मार देगा। ऐसे में गरीब जाए तो जाए कहाँ, और हम किसके तरफ देखें। केंद्र सरकार यूक्रेन और रशिया का युद्ध बताती है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ते हैं। मैं वो नरेंद्र मोदी को ढूंढ रहा हूँ जो जब मुख्यमंत्री थे तब लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पे केंद्र सरकार को घेरते हुए कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना ये बहुत गलत काम है, और यदि अच्छा मैनेजमेंट हो तो पेट्रोल की कीमतें बगैर बढ़ाए भी पेट्रोल इस देश में बेचा जा सकता है। वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई साहब, वो मैनेजमेंट प्रधानमंत्री जी का कहाँ गया। मैं आंखें लगा के देख रहा हूँ कि उस मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लागू नहीं करते। वैसे ही एक और मार है, और वो मार है आयात और निर्यात की। हमारे देश में आयात बहुत करते हैं हम, और आयात तब महंगा हो जाता है जब रुपया गिरता है। जैसे ही क्रूड की प्राइसेस बढ़ती है उसके अनुपात में, सीधा पैसे और डॉलर के अनुपात में हमको फर्क पड़ता है। अभी आज का रेट मैं बताऊं तो 76 पैसे बढ़ा है डॉलर, मतलब रुपया 76 पैसे से कमज़ोर हो गया है। अब $1 में 76 रुपये 93 पैसे मिलते हैं, मतलब करीब करीब 77 रुपये अब हो गया है डॉलर रुपए के अनुपात में। मार्च में स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेशकों ने 17,000 करोड़ रुपए निकाल लिए, सोना 55,000 क्रॉस कर गया। ये इंडिकेटर्स हैं। शेयर मार्केट में लाखों करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि इस यूक्रेन और रशिया के युद्ध के चलते पूरे विश्व के शेयर मार्केट में जो उलट पलट मची है उससे भारत अनछुआ नहीं रहा। जब रुपया गिरने लगता है तो फिर निवेश भी बाहर चला जाता है, और उसी तहत 17,000 करोड़ रुपए हमारे देश के स्टॉक मार्केट से जिन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो निकल गए। ये तमाम इंडिकेटर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार को जो करना है सरकार ने किया। अब चुनाव खत्म हो गए, अगले 5 साल तक, कम से कम 2024 तक अब सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। अब उसको ज़रूरत नहीं है देखने की कि मैं मतदाताओं का क्या होगा, ये गरीबों का क्या होगा। गरीब अपने भरोसे जिंदा रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि ज़िंदगी जन्म लिया है तो जिंदा रहना है। प्रधानमंत्री जी बहुत पहले कह चुके हैं, आत्मनिर्भर बनिए। मतलब अब मेरे तरफ मत देखिए, सरकार के तरफ मत देखिए, राज्य सरकार के तरफ मत देखिए, अपना जुगाड़ खुद कीजिए। इसलिए मैं अपने किस्मत पे रो रहा हूँ। ऐसे महानायकों के बीच में हम रह रहे हैं। विश्व में जो चल रहा है उसका इम्पैक्ट मेरे रसोई के घर में है। मेरी तनख्वाह कम हो गई है, मेरे पास बच्चों के लिए हायर एजुकेशन देने के लिए पैसा नहीं है। जो छोटे भाई हैं वो ग्रेजुएट होकर घर पे बैठे हैं क्योंकि उनको नौकरियां नहीं हैं। इस सिनेरियो में मैं किसको कोसूं? किसको कोसूंगा तो लोग कहेंगे कि ये उसके खिलाफ बोलता है, ना कोसूंगा तो लोग कहेंगे कि इसने पत्रकारिता छोड़ दी। तो मैं अपने आप को तो कोस सकता हूँ। इसलिए आज मैंने कहा था, आज मैं तोलूंगा
तो अपने किस्मत को तोलूँगा। आपकी और मेरी किस्मत कोई जुदा नहीं है, क्योंकि मैं भी आप ही में से एक हूँ। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा या अगली बार किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार, देखते रहिएगा हिंद वॉइस।